अस्सलाम वालेकुम बच्चों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला ठीक ही रखे हमेशा। अच्छा बच्चे, जो आपका इस दफ़ा का जो टेस्ट है वो चैप्टर नंबर 4 का है, सेल बायोलॉजी, जिसका नाम है सेल्स एंड टिश्यू जो है इसमें चैप्टर है। तो हम उसकी थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं बच्चे। अच्छा, पीछे जो टॉपिक्स जो मैंने स्किप किए हैं वो बच्चे वो स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। स्मार्ट सिलेबस में जो है वो स्टार्ट हो रहा है सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से जो है ये जो है चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। अच्छा बच्चे, सेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस का मतलब क्या है कि सेल के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स और मौजूद हैं, उनके फंक्शन क्या हैं। इन शॉर्ट इसका वो बताना चाह रहा है कि सेल के अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज हैं और हर ऑर्गेनेली का क्या क्या फंक्शन है, इसको इसके अंदर वो डिस्कस करेगा। अच्छा बच्चे, इसके जो मेजर जो हैं वो 3 कंपोनेंट्स हैं। वैसे 4 कंपोनेंट्स हैं लेकिन उसने 3 को एक्सप्लेन किया है। एक आपका जो है सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। सबसे पहले है बच्चे सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद है बच्चे साइटोप्लाज्म और साइटोस्केलेटन जो है वो लास्ट वाला है। साइटोस्केलेटन जो है आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। सेल के मेजर कितने पार्ट्स हैं बच्चे? 4 पार्ट्स हैं, आपको बता चुका हूँ। वो है सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और साइटोस्केलेटन। सबसे पहले बच्चे आ गए सेल वॉल। बच्चों ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। अच्छा बच्चे, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आएगी। ठीक है, ये कहाँ कहाँ पर मौजूद होता है, किस किस लिविंग सेल के अंदर मौजूद होता है, वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद बच्चे यहाँ से जो है इसका ये फंक्शन है कि इसका फंक्शन क्या है। ये हमें शेप देता है, सेल को स्ट्रेंथ देता है, सेल को प्रोटेक्शन देता है और उसको सपोर्ट देता है। अच्छा बच्चे, ये कितनी तरह की होती है बच्चे? इसकी वॉल्स की 2 टाइप्स होती हैं, एक को कहते हैं प्राइमरी वॉल, एक को कहते हैं सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी प्राइमरी वॉल बच्चे पहले जनरेट करती हैं, पहले निकलती है। सेकेंडरी वॉल बाद में जनरेट करती है। उसके अलावा जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल है, ठीक है, और उसके अलावा जो हमारे इर्द गिर्द के सेल्स हैं उनके अंदर मेरे बच्चे क्या होते हैं, कुछ पोर्स होते हैं जिन्हें हम एडजेसेंट पोर्स कहते हैं। ठीक है, जो जिनकी वजह से जो दोनों सेल्स का साइटोप्लाज्म होता है आपस में एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होता है। उन पोर्स को कहते हैं बच्चे प्लाज्मोडेस्माटा। उसके अलावा बच्चे इसकी हम लास्ट जो हेडिंग बनेगी वो अकरेंस की बनेगी कि, और अकरेंस और स्ट्रक्चर की भी बनेगी कि कहाँ कहाँ पर सेल, किस किस सेल में, किस किस ऑर्गेनिज्म के किस किस सेल में सेल वॉल मौजूद होती है और इसके स्ट्रक्चर क्या क्या होता है। जैसे एग्जाम्पल इसने बताया हुआ है कि जो फंजाई की होती है उसकी सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। काइटिन माइक्रोमोलीक्यूल का नाम है। प्रोकैरियोट्स में बच्चे पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। ठीक है, बच्चे उसके बाद हमारे पास जो दूसरा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चे वो है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, जो सेल वॉल के अंदर की जानिब जो है वो मौजूद होती है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन तकरीबन तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इर्द गिर्द मौजूद होती है। कोई भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, चाहे वो प्रोकैरियोट है चाहे यूकैरियोट है, जिसके पास सेल मेम्ब्रेन ना हो। अच्छा बच्चे, सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है कि ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, जो अपनी मर्जी से कुछ मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर जाने देती है, कुछ मॉलिक्यूल्स को नहीं जाने देती। जो हार्मफुल मॉलिक्यूल्स हैं कभी कभी उनको नहीं जाने देती, और जो यूजफुल मॉलिक्यूल्स हैं उनको जो है अपने अंदर हमारी बॉडी के सेल के अंदर जो है उसको एंटर होने देती है। अच्छा बच्चे, इसकी अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो उसके स्ट्रक्चर के लिहाज से बच्चे एक मॉडल से कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो ये बताता है कि ये प्रोटीन और लिपिड बायलेयर का बना होता है। ठीक है, इसके अंदर ये हमें बताता है कि ये लिपिड बायलेयर का प्रोटीन का बना होता है, और कुछ कहीं कहीं जगह प्रोटीन के मॉलिक्यूल और कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स भी जो हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल्स भी जो हैं वो एक दूसरा वो एम्बेडेड होते हैं। उसके अलावा बच्चे जितनी भी हमारी तकरीबन ऑर्गेनेलीज हैं, चाहे वो तकरीबन माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, साइटोप्लाज्म वगैरह, क्लोरोप्लास्ट वगैरह, ये बच्चे सेल मेम्ब्रेन से इनको भी जो है इन्वेलप किया होता है। अच्छा बच्चे, उसके बाद है हमारे साइटोप्लाज्म। बच्चे ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बोर्ड में आया हुआ है लेकिन ये शॉर्ट के लिहाज से भी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि साइटोप्लाज्म क्या होता है बच्चे। सेल में ब्रेन मतलब सेल के अंदर, सेल में ब्रेन से लेकर सेल के अंदर तक जितना भी मटेरियल मौजूद है वो सारा बच्चे क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म कहलाता है। ठीक है, ये सेमी विस्कस होता है, सेमी ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, जितनी भी चीज़ें सेल के अंदर मौजूद हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होती हैं। ठीक है, आप ये समझ लें कि ये घर है। ठीक है, जो उसकी 4 दीवारी है, घर की 4 दीवारी है, वो सेल मेम्ब्रेन है, और उसके अंदर का जितना भी हिस्सा है वो साइटोप्लाज्म है, और जो अंदर उसकी चीज़ें पड़ी हैं वो ऑर्गेनेली हैं। अच्छा बच्चे, इसका फंक्शन क्या होता है कि ये ऑर्गेनेलीज को फंक्शन करने की स्पेस देता है। इसके अलावा जितने भी केमिकल रिएक्शन या मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं तकरीबन वो सारे कहाँ पर हो रहे होते हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर ही हो रहे होते हैं। इसने एग्जांपल दी है कि ग्लाइकोलाइसिस, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन अकर इन साइटोप्लाज्म। अच्छा बच्चे, उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक में जो स्टार्ट होता है जो कि है सेल ऑर्गेनेलिस।
इसकी जो पहली ऑर्गेनेली है बच्चे उसका नाम है न्यूक्लियस। अच्छा बच्चे मैंने आपको पहले भी बताया था ऑर्गेनेली क्या होती है। ये सेल्स का पार्ट होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होती है, जो सेल के डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल करती हैं। जैसे अगर हम एक कमरे को जो है एज अ सेल लें तो उसकी जो चार दीवारी है वो सेल मेम्ब्रेन है, उसके अंदर जो कुछ भी मौजूद है वो साइटोप्लाज्म है। जैसे उसके अंदर जो एरिया है वो साइटोप्लाज्म है, और जिसके अंदर चेयर टेबल जो कुछ चीज़ें मौजूद हैं बच्चे वो क्या कहलाती हैं, वो उसकी जो है वो ऑर्गेनेलिस कहलाती हैं। अच्छा न्यूक्लियस क्या होता है बच्चे, ये न्यूक्लियस ज़्यादातर प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, यूकेरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है। और एनिमल सेल के अंदर तो बिल्कुल ही बच्चे सेंटर के अंदर होता है, लेकिन प्लांट सेल के अंदर चूंकि सेंटर में बहुत बड़ा वैक्यूल मौजूद होता है इसलिए ये साइड पर होता है। मैं हमने पढ़ा था न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है उसको क्या कहते हैं बच्चे, न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं। उसके अलावा जो न्यूक्लियस के अंदर जो कुछ भी मौजूद है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है। अच्छा बच्चे न्यूक्लियस के अंदर होता है क्या, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, जिनका काम क्या होता है हमें पता है, ये डीएनए होता है इसके अंदर, जो कि हमारा जेनेटिक मटीरियल है असल में। अच्छा न्यूक्लियोलस क्या होता है बच्चे, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि न्यूक्लियोलस क्या होता है, कि इसके अंदर जो है ये स्पॉट होता है यहाँ पर, जो है मैं अभी आपको डायग्राम के अंदर दिखाता हूँ। ये अगर हमारे पास न्यूक्लियस तो ये डार्क सा स्पॉट है, इसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है बच्चे, यहाँ पर राइबोसोम्स बनते हैं। उसके अलावा इसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, आपको ये करीब ब्लू ब्लू वाले नजर आ रहे हैं तो बच्चे ये क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, जो कि वैसे क्रोमोसोम की फॉर्म में नहीं होते, ये क्रोमेटिन की फॉर्म में होते हैं, कंडेंस फॉर्म में होते हैं। यहाँ पे चैप्टर 5 में पढ़ चुके हैं। इसलिए बच्चे मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो है वैसे तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं या न्यूक्लियस होता है ये प्रोकैरियोट्स के अंदर मौजूद नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ यूकेरियोट्स के अंदर जो है वो मौजूद होता है। अच्छा बच्चे जो उसके बाद सेकेंड हमारी ऑर्गेनेली है बच्चे, वो है हमारे पास राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होते हैं, ये स्ट्रक्चर होते हैं इस तरह के। ठीक है, इसके दो सब यूनिट होते हैं, एक लार्जर वन होता है, एक स्मॉलर वन होता है। ठीक है, और इनका काम क्या होता है बच्चे, इनका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना। ठीक है, ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, और ये इनकी दो लोकेशन अभी हम देखें, एक लोकेशन में मैं आपको बता देता हूँ, ये साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं, एक जगह पर ये मौजूद होती हैं, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ मौजूद होते हैं। अभी हम वो आगे जाके जो है वो डिस्कस करते हैं। अच्छा हमारे पास बच्चे थर्ड ऑर्गेनेली, इसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। बच्चे इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। जितनी भी हमारी जनरेशन एटीपी जनरेशन या एनर्जी जनरेशन है, माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास कर रहा होता है। अच्छा बच्चे ये डबल मेम्ब्रेन होता है, एक बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है, एक अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है। बाहर वाली मेम्ब्रेन देखिए बिल्कुल स्मूथ है, लेकिन अंदर वाली मेम्ब्रेन में देखिए फोल्ड्स हैं, इन फोल्ड्स को बच्चे क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, ये क्रिस्टी है जिसके अंदर ये सारा कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं और हमारे लिए जो है ये सेल एनर्जी तैयार करता है। इसके अलावा बच्चे माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए एंड अपने राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। और जो है राइबोसोम्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर मोर सिमिलर ऑफ बैक्टीरिया राइबोसोम देन द यूकेरियोटिक राइबोसोम्स। अच्छा बच्चे जो हमारे पास नेक्स्ट ऑर्गेनेली है उसका नाम है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के अंदर मौजूद होते हैं ज़्यादातर। और ये कहाँ पर ये इनका काम क्या होता है बच्चे, ये इनके अंदर डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं जो कि डिफरेंट फंक्शंस को जो है वो कंट्रोल करते हैं। इसके तीन पार्ट हैं, एक पार्ट का नाम तो आपने बहुत आराम से सुना है, वो है क्लोरोप्लास्ट, एक है ल्यूकोप्लास्ट, एक है बच्चे हमारे पास क्रोमोप्लास्ट। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट आल्सो बाउंड बाय डबल मेम्ब्रेन। ठीक है, अगर हम क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखें यहाँ पर तो इसके इर्द भी क्या होती है बच्चे, डबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे इसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसको स्ट्रोमा कहते हैं। ठीक है, और ये जो आपको कॉइन्स लाइक स्ट्रक्चर लगने नजर आने को ग्रेना कहते हैं। इन ग्रेना के अंदर बच्चे क्या होते हैं, ग्रेना के अंदर ग्रीन पिगमेंट होते हैं जिनको हम क्लोरोफिल कहते हैं। और इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है, ये जो क्लोरोफिल होता है ये हेल्प करता है इन फोटोसिंथेसिस। इन शॉर्ट यहाँ पर अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पर है, ये वो स्ट्रक्चर है जहाँ पर जो है प्लांट की जितनी भी जो है फूड है वो यहाँ पर जो है जनरेट होती है विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। उसके अलावा बच्चे इसकी जो सेकंड टाइप है वो है क्रोमोप्लास्ट। इसके अंदर ही पिगमेंट्स होते हैं। ठीक है, जो कि पेटल्स, फ्लावर के पेटल्स या सेपल्स के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं। लास्ट हमारे पास बच्ची ल्यूकोप्लास्ट, ये थर्ड टाइप है प्लास्ट, ये कलरलेस होते हैं। ठीक है, और ये स्टोर करते हैं डिफरेंट फूड मटेरियल्स को, यानी प्रोटीन्स को या लिपिड्स को जो है बच्चे ये क्या करते हैं, स्टोर करने में मदद देते हैं। अच्छा बच्चों, उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ऑर्गेनेली है वो है बच्चे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है बच्चे, ये नेटवर्क है एक, ये ठीक है नेटवर्क है, एक जाल सा बना हुआ है जैसे मकड़ी का जाल होता है, कहाँ से, थ्रू आवर साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, मतलब ये ट्रांसपोर्ट के लिए काम आता है। इसकी दो टाइप्स है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, रफ से आपको पता होगा इसकी सरफेस रफ होगी, नाम से जाहिर है। स्मूथ का मतलब इसकी सरफेस स्मूथ होगी।
रफ को रफ इसलिए कहते हैं बच्चे, मैंने अभी आपको बताया था राइबोसोम में कि राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़े होते हैं, तो इसकी तरफ इसलिए रफ होती है कि बिकॉज इसके साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़े होते हैं और चूंकि राइबोसोम जुड़े होते हैं। अब चूंकि इसके साथ राइबोसोम जुड़े हैं, इसका मतलब भी क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। और बच्चे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है कि ये लिपिड्स की मेटाबॉलिज्म करता है और एक जगह से सेल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट के लिए जो है इसका रोल है। अच्छा बच्चे, नेक्स्ट है हमारे पास गोल्जी अपरेटस। अच्छा बच्चे, गोल्जी अपरेटस क्या होता है कि हमारे पास पैकेजिंग मशीन है सेल की, सेल के अंदर जितनी भी चीज़ें आती हैं उनको पैकेज करता है और वेजिकल्स में जो है वो कन्वर्ट कर देता है, उनके आगे मेम्ब्रेन बना देता है। गोल्जी अपरेटस बच्चे ये एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था कैमिलियो गोल्जी, उसने डिस्कवर किया था, उसी के नाम से इसको गोल्जी अपरेटस कहते हैं। ठीक है। अच्छा बच्चे, ये जो इसके जो पार्ट्स देख रहे हैं, ये फ्लैटेंड से जो सैक्स मौजूद है इन्हें कहते हैं सिस्टर्नी। क्या कहते हैं बच्चे, सिस्टर्नी। जैसे यहाँ से बच्चे फूड जो पार्टिकल होता है या जिसको हमने पैक करना है यहाँ से एंटर होता है और यहाँ से जो सिस्टर्नी है इसको क्या करती है, पैक करके जो है वो निकाल देती है। अब ये जो पैकेज होके या पैकेज बनता है या पैक होकर जो चीज़ें निकलती हैं इन्हें कहते हैं गोल्जी वेसिकल्स। और फिर क्या करते हैं, इनको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल्स में जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है विया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा बच्चे, लाइजोसोम है। लाइजोसोम ये किसने डिस्कवर किया थी, ये एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था क्रिस्टियन रेंडिटे, उसने डिस्कवर किया था। बच्चे ये भी है तो गोल्जी अपरेटस, गोल्जी वेसिकल्स ही, लेकिन इसके अंदर क्या होता है बच्चे, स्पेशल एंजाइम्स होते हैं जिनको हम हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कहते हैं जो या डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। इनका क्या काम होता है बच्चे, इनका काम ये होता है कि ये टारगेटेड मटेरियल के पास जाके उनको क्या कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं या उनको किल कर देते हैं अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो तो। अच्छा बच्चे, उसके बाद हमारे पास सेंट्रियोल्स हैं। सेंट्रियोल्स ही बच्चे ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स के अंदर मौजूद होते हैं। अब इनका फंक्शन पढ़ा था स्पिंडल फाइबर के अंदर, चैप्टर 5 के अंदर, आपको अच्छी तरह याद होगा। ठीक है। इनका आपको पता है कि हर सेंट्रियोल्स में 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं और हर एक की 3 ट्रिपल्स हर एक के साथ 3 ट्रिपल्स होती है, मतलब टोटल 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं इसके अंदर। और आपको पता है माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्यूबुलेंट प्रोटीन की जो है वो बनी होती हैं। उसके अलावा बच्चे ये आपको पता है एक को सेंट्रियोल कहते हैं और अगर इनका पेयर हो तो उनको सेंट्रोसोम्स कहते हैं और इनका काम क्या होता है बच्चे, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अच्छा बच्चे, लास्ट हमारी जो ऑर्गेनेली है उसका नाम है वैक्यूल। वैक्यूल क्या होते हैं बच्चे, आपको पता था ये वैक्यूल एक फ्लूइड फील्ड वेसिकल्स होते हैं। ठीक है, जो साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं। प्लांट्स के अंदर तो ये बड़ा सारा एक उस सेल के दरमियान में मौजूद होता है, लेकिन एनिमल्स के अंदर बच्चे ये छोटे छोटे जो हैं डिफरेंट प्लेसेस पे जो है वो मौजूद होते हैं। इनका काम होता है बच्चे चीज़ों को स्टोर करना। ठीक है, उनको स्टोर करना या डाइजेस्ट। अब जैसे मैंने लाइजोसोम को पढ़ाया तो लाइजोसोम का काम क्या होता है, लाइजोसोम इन्हीं वैक्यूल्स के अंदर जो मटेरियल होता है ना उनको डाइजेस्ट करता है। अच्छा बच्चे, एक उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है या लॉन्ग क्वेश्चन है, दोनों तरह से ये आ सकता है। डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है, इसके अंदर कुछ डिफरेंस है वो देख लेते हैं। सबसे पहले न्यूक्लियस का डिफरेंस देख लेते हैं कि प्रोकैरियोट में तो न्यूक्लियस होता ही नहीं है, यूकैरियोट में न्यूक्लियस प्रोमिनेंट होता है। उसके अलावा जो डीएनए होता है उसके अंदर या क्रोमोसोम्स होते हैं, तो प्रोकैरियोट्स में क्रोमोसोम नहीं होते बल्कि सादा से डीएनए होता है जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है, लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर जो है प्रॉपर क्रोमोसोम मौजूद होते हैं। अदर ऑर्गेनेल्स की बात करें तो वैसे तो यूकैरियोट्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होती हैं, लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं होती। इसके अलावा जो मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स का साइज़ है वो भी प्रोकैरियोट्स का यूकैरियोट्स की निस्बत छोटा होता है। साइज़ की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल आर ऑन एवरेज 10 टाइम्स लार्जर देन प्रोकैरियोटिक सेल। और अगर सेल वॉल की बात करें तो आप ये पढ़ के आ चुके हैं कि जो फंजाई की है वो काइटिन की बनी होती है। उसके अलावा सेलुलोज की बनी होती है हमारी उसकी प्लांट्स की, लेकिन जो हमारे पास प्रोकैरियोट्स हैं उसकी सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकिन की जो है वो बनी होती है। अच्छा बच्चे, उसके बाद हमारा एक लास्ट मेजर टॉपिक है वो है पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल, कि कैसे सेल के अंदर और सेल के बाहर जो है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की एंट्री होती है, किस तरीके से होती है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। बच्चे सबसे पहले हमारे पास डिफ्यूजन है। ये डिफ्यूजन बच्चे आप 9th क्लास की केमिस्ट्री के अंदर पढ़ के आ चुके हैं, मैंने ही पढ़ाया था आपको शायद। कि डिफ्यूजन क्या होता है बच्चे, के डिफ्यूजन होती है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, अगेन टुवर्ड्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, तो बच्चे क्या होता है कि किसी मॉलिक्यूल का अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। डिफ्यूजन किस किस के अंदर हो सकते हैं बच्चे, गैसेस की डिफ्यूजन हो सकती है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की डिफ्यूजन होती है। उसके अलावा जो बिल्कुल ही न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे ग्लूकोज हो गया, छोटे और मॉलिक्यूल्स हो गए, ठीक है, उनकी भी डिफ्यूजन
उनकी भी जो है ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन के ज़रिए ही होती है। अच्छा बच्चे, दो तरह की ट्रांसपोर्ट होती है, वो कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक को कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट कौन सी ट्रांसपोर्ट होती है, जिसके अंदर हम डायरेक्ट एनर्जी देनी पड़ती है, उसको भी डिस्कस करते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट बच्चे क्या होती है, जिसके अंदर हमें इन डायरेक्ट एनर्जी नहीं देनी पड़ती, बल्कि वो अलॉन्ग द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट अपने हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ जो है वो मूव कर लेता है। उसके बाद बच्चे इसकी टाइप है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। बच्चे ये डिफ्यूजन की टाइप है, लेकिन इसके अंदर जिसे कहते हैं ना एक हेल्पर प्रोटीन मौजूद होती है जो कि क्रॉस करवाती है किसी मालिक्यूल को। व्हेन अ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन मूव्स अ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन, द प्रोसेस इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये है तो डिफ्यूजन, इसके अंदर एनर्जी नहीं देनी पड़ती, लेकिन होता क्या बच्चे, इसका क्या करना पड़ता है कि एक प्रोटीन जो है वो क्रॉस करवाती है, ठीक है। जैसे कोई अंधा है, उसको सड़क पार करवाने के लिए जो है वो कोई हेल्प करता है, तो वो फैसिलिटेट कर रहा है उसको, ठीक है। तो ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगी इस तरह। अच्छा बच्चों, उसके बाद क्या है, थर्ड हमारे पास जो है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है बच्चे, अगर मालिक्यूल्स की डिफ्यूजन हो, जो सॉइल मटेरियल होती है उनकी डिफ्यूजन हो, तो वो डिफ्यूजन कहलाती है। लेकिन अगर वाटर की डिफ्यूजन हो तो उसे क्या कहते हैं बच्चे, ऑस्मोसिस। के वाटर का अपनी हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ जाना, या सॉल्ट की लो कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन की तरफ वाटर की मूवमेंट जो है वो क्या कहलाती है, ऑस्मोसिस कहलाती है। तीन तरह के सोल्यूशन होते हैं बच्चे हमारे पास। एक हाइपरटोनिक होता है जिसमें सोल्यूट ज़्यादा होता है और वाटर कम होता है। एक हाइपरटोनिक होता है जिसमें सोल्यूट कम होता है, वाटर ज़्यादा होता है। और एक आइसोटोनिक होता है जिसमें सोल्यूट सॉल्वेंट दोनों क्या होते हैं, आपस में इक्वल अमाउंट के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं। अच्छा बच्चों, उसके बाद जो हमारे टॉपिक है उसका नाम है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मैंने आपको बताया था एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है, जिसके अंदर हमें एनर्जी देनी पड़ती है, मतलब ये मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होगी फ्लो टू हाई कंसंट्रेशन अगेंस्ट अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। इसकी एग्जांपल लिखी हुई है बच्चे, सोडियम पोटाशियम पंप। इसके अंदर क्या होता है बच्चे, इन अ रेस्टिंग नॉन कंडक्टिंग नर्व सेल्स दिस पंप स्पेंड्स एनर्जी एटीपी टू मेंटेन हायर कंसंट्रेशन ऑफ के पॉजिटिव आयन एंड लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन इनसाइड द सेल, ठीक है। इसके अंदर क्या करता है कि एनर्जी को यूज़ करके क्या करता है, इनसाइड ऑफ द सेल सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा रखता है, आउटसाइड ऑफ द सेल पोटाशियम आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा रखता है। For this purpose, the pump actively move sodium to the outside of the cell where they are already in higher concentration. Similarly, the pump move potassium from the outside of the cell to the inside. होता क्या बच्चे असल में कि पोटाशियम आयन बाहर जो है रहता है और सोडियम अंदर की तरफ मौजूद होता है, लेकिन सोडियम को बाहर जाना होता है और पोटाशियम को अंदर आना होता है। लेकिन होता है क्या, सोडियम जो बाहर जाना होता है, सोडियम पहले ही बाहर जाता होता है और पोटाशियम पहले ही अंदर कम होता है, तो वो अंदर तो आ नहीं सकते, ना ही वो बाहर जा सकते। उसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो सोडियम को एनर्जी देंगे तो क्या होगा, सोडियम के जितने ही मालिक्यूल्स होंगे वो बाहर की तरफ मूव कर जाएंगे, मतलब लो से हाई की तरफ, और पोटाशियम बाहर लो था अंदर हाई है, तो पोटाशियम वाले भी अंदर से बाहर से अंदर की तरफ आ जाएंगे। तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होगी, मूवमेंट होगी। अच्छा बच्चे, उसके बाद क्या है, एंडोसाइटोसिस है हमारे पास। एंडो का मतलब होता है बच्चे अंदर की तरफ। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेलुलर इंजेक्शन, मतलब इसमें सेल क्या करता है, अपने अंदर चीज़ों को जो है वो लेकर जाता है, ठीक है। इसकी दो टाइप्स हैं, फेगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, बच्चे जिसके अंदर वो सॉलिड मटेरियल को अपनी बॉडी में लेकर जाएगा। और पिनोसाइटोसिस क्या होता है बच्चे, जिसके अंदर वो लिक्विड मटेरियल्स को जो है अपने अंदर जो है वो लेके जाएगा, या ड्रॉपलेट्स को लेके जाएगा। अच्छा बच्चे, लास्ट टॉपिक है हमारे पास एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस का मतलब, एक्सो का मतलब होता है बच्चे बाहर की तरफ। एक्सोसाइटोसिस क्या होता है कि जिसके अंदर बल्की मटेरियल्स को एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है, बाहर निकाला जाता है। इंपोर्ट किसके अंदर होता है, एंडोसाइटोसिस में इंपोर्ट होता है। एक्सपोर्ट किसके अंदर होता है, एक्सोसाइटोसिस के अंदर जो है बच्चे एक्सपोर्ट होता है। तो बच्चे ये था हमारा आपका चैप्टर नंबर 4। कोई बात हो तो बच्चे लास्ट में डिस्कस कर लीजिएगा, ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, या किसी भी तरीके से जो है कांटेक्ट कर लीजिएगा। इंशाल्लाह उम्मीद तो नहीं है कि कोई बात समझने वाली है, लेकिन अगर फिर भी कोई समझने वाली हो तो कांटेक्ट कर लीजिएगा। इंशाल्लाह वो जो है वो दोबारा से मैं रिपीट करवा दूँगा। थैंक यू सो मच बच्चे, अपना ध्यान रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।